बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है, कलाम इलाही से करना है, नमाज से करना है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह देखना उसने हमें नसीब किया है। देखिए, जब हम अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीनन जो दिन की पूरी रूटीन है वो खूबसूरत होती चली जाती है। इसी खूबसूरत बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक है जिस पे बात करेंगे। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा वार्डरोब है ये है अफ़शा मलिक का। बड़ी खूबसूरत इनके कलेक्शन है। इनके सोशल मीडिया पे जाएं, अच्छा सा ड्रेस बाय करें। इवेंट्स आ रहे हैं तो अपने इवेंट को आप खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब हम देखते हैं अपने एहसासात को, जज्बात को, अपने इमोशंस को, तो ये तो एक फ़ितरी तौर पे सब में पाया जाता है। अब क्या होता है कि इन्हीं एहसासात से, इन्हीं जज्बात से हमने दूसरों को समझना है और जो भी जिस तरह के भी हालात हों उसे मैनेज करने की हमने कोशिश करनी है। कहा जाता है ना कि आप कभी कभी दिमाग से नहीं दिल से सोचें, या कहते हैं कि दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं या ज़हनी इर्तिका की बात करते हैं, तो आज दौर हाज़िर में इसकी क्या वैल्यू है, कैसे अपने एहसासात को, अपने जज्बात को हम समझें, कैसे उस पर कंट्रोल करें या कैसे उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये एक जैसे मैंने कहा कि फ़ितरी अमल है और इसकी जो कैफ़ियत है उसको समझना और उसी हालात के मुताबिक उस पे काम करना, उसको लेकर चलना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और कहाँ कैसे उसका यूटिलाइज़ करना है, इस चीज़ को समझना, इसकी ट्रेनिंग, इसकी अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जनाब इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो हमारे ज़हनी इर्तिका पर असरात हैं वो क्या हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे मैनेज किया जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए, कब कहाँ हमें खुशी का जो है वो इज़हार करना है, कब कहाँ हमें जो है वो ज़रा इमोशनल होना है। अक्सर ये ख़वातीन के लिए बड़ा जुमला इस्तेमाल होता है कि इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करती हैं अपनी फैमिली को। अब ये ठीक है, वो तो एक फैमिली का एनवायरनमेंट है। अब क्या वो जो एक इमोशनल टच दे रही हैं वो उनकी लाइफ के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली, उनकी पूरी कारकर्दी में कहाँ उनके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जनाब ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो समझते हुए, उसको मैनेज करते हुए क्या हम कामयाब हो सकते हैं, तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं या फिर नहीं। और प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं, अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम काम नहीं कर रहे, तो इसके जो नुकसानात हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ज़हनी कैफ़ियत जो है वो किस तरह से फिर मुतासिर हो सकती है जनाब। तो दौर हाज़िर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इमोशंस के बारे में जानें, इसको कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना किस कदर कितना ज़रूरी है, यही आज हम जानेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्हें आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेशंस देते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके आपको ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरती के साथ इसे एंजॉय करना चाहिए। कुछ तलखियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हल करना, मैनेज करना जो है आपको सिखाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, मेहताब हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहताब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, थैंक यू आपने फॉर हमें आज हैविंग मी। ज्वाइन किया। बड़ा खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक है जी बेशक, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आज इंशाल्लाह बहुत कुछ इंशाल्लाह। सीखेंगे। बताइएगा कि ज़्यादा सोचने की बजाय अगर हम दिल की बात सुने तो बेहतर नहीं होगा? देखें, दिल की बात जो है, अगर हम दिल की बात करते हैं ना, अच्छा मैं कई दफ़ा ऑडियंस के साथ भी बात करता हूँ, जी, दिल को हमने वैसे बदनाम आप किया भी हुआ ना ज़रा दिल से बताइएगा। है। अच्छा, दिल को हमने बदनाम किया हुआ है। बेसिकली दिल का पुर्जा भी दिमाग में है, और ओह! जिसे हम इमोशनल माइंड कहते जी, हैं, जो हमें इमोशनली ड्राइव करता है। सो दिल से सोचना कुछ जगहों पे बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि इमोशनली हमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, जी, क्योंकि इंसान जो है वो इमोशनल मशीन है, और वो सिर्फ लॉजिक पे नहीं चलता। अगर सिर्फ लॉजिक हो तो इंसान बोर हो जाता है। ऐसे ही है। इंसान की ज़िंदगी में इमोशंस का बहुत ज़्यादा किरदार है, ठीक क्योंकि है। इमोशन के वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ई मोशन, मोशन का मतलब है हरकत,
और इमोशन हमारी बॉडी में एक हरकत लेके आते हैं। हमारी जितनी भी डायरेक्शंस में ड्राइव है उसके बिहाइंड कोई ना कोई इमोशन होता है। सो इमोशन के बगैर, अगर हम दिल के बगैर कोई काम करते हैं तो हम बोर हो जाएंगे। इस पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हैं। जापानी लोग इस पे इकिगाई का कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर आपका दिल यानी आपके जज्बात किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे। आपकी एज कम हो जाएगी, आप अपने काम में बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे। आप कुछ यानी कि ये इसका रिजल्ट ये इसका रिजल्ट नतीजा है ये। जी, कि इमोशंस के बगैर देखिए ना, आप अगर लेट्स सपोज अपने काम पे जा रहे हैं और आपका वहाँ पे इमोशनल पार्ट डेड है, आपका दिल ही नहीं है, तो आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं। और जो जबरदस्ती का काम होता है उसमें आपके पास मोटिवेशन नहीं होती। इमोशन आपका फ्यूल है। इमोशनल ड्राइव अगर आप उसको अलाइन कर लेते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी और मोटिवेशन। आजकल सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को इस फ्यूल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली जैसे हम अभी बात कर रहे थे। सो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें तो इसके डिफरेंट फेजेस हैं। पहला फेज जो है उसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे जाना होता है, अपने आप को जानना, अपने आप को परखना, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। सेकंड फेज में हम उनको मैनेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिससे हम इमोशंस को मैनेज कर सकें। थर्ड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मोटिवेशन का है, रेजिलियंस का है। यानी कि ये दो स्टेप होने के बाद ही हमारी मोटिवेशन जो एक्टिव होती है। मोटिवेशन दो किस्म की है, ठीक है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्चुअल जो वेटेज है वो इंटरनल मोटिवेशन की है। आपके अंदर की ड्राइव है, जो आपका अंदर का मोटिव रीजन है, और उस रीजन के पीछे कहीं ना कहीं इमोशन पड़ा हुआ है। क्योंकि आपकी थॉट जो भी आ रही है उसकी वजह से आपका कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर होता है। अब थॉट या सोच को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारे जो इमोशंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, अचानक से हमें कोई सोच आई और हमें पता ही नहीं चला, हमें समझ नहीं लगी और हमसे ये गुस्से वाला एक्ट हो गया या हमने ये लड़ाई कर दी। अब वो जो पता ना लगने के पीछे रीजन है कि वो जो थॉट का पैटर्न है, जो आपकी सोच है, उसको आपने एनालाइज करना है। अब सोच कैसे बनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सोच बनने के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, हम चीजों को परसीव कैसे कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जिनसे हम डाटा ले रहे हैं। अब वो डाटा लेने के बाद हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस के तहत हमारी एक सोच, एक थॉट जो डेवलप होती है। अब उस थॉट के साथ कोई ना कोई इमोशन नथी होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो एंगर भी हो सकता है, वो लव भी हो सकता है। अब बेसिक कोई भी एक इमोशन उसके साथ नथी हो जाता है, और उस इमोशन की वजह से उस थॉट पर हम फिर एक्शन करते हैं और वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। अब अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स में इमोशन का रोल आप देख लें कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इमोशन इज लाइक गाड़ी में पेट्रोल है, फ्यूल है। अगर इमोशन निकाल लेंगे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपको रास्ते में रुकना पड़ जाएगा। सो गाड़ी की ड्राइव से हमारी जिंदगी, लाइफ, इसकी तमाम एक्टिविटीज रुक सकती हैं। तो आपको इमोशनल ड्राइव के लिए इमोशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और उसके बाद उनको अलाइन करना, ताकि आप राइट वे में अपने इमोशंस को ड्राइव कर सकें। ठीक, अच्छा, इन्हीं इमोशंस को, अगर इसी इमोशनल इंटेलिजेंस को हम समझते हैं और अपनी सलाहियतों को बीच में ऐड करते हैं, तो क्या नौजवानों की अगर मैं बात करूं, जो कि इस वक्त हमारा 64% से ज़्यादा हमारे यूथ है, तो क्या उनके कैरियर के लिए ये बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली रिसर्च बताती है कि 58% परफॉर्मेंस और आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है आपकी इमोशनल अवेयरनेस पे, कि आप अपने इमोशन से कितना अवेयर हैं। अच्छा, जिन लोगों के अंदर इमोशनल अवेयरनेस होती है वो रेजिलिएंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो वर्क प्लेस पे किसी किस्म के भी प्रॉब्लम को बड़े इजीली टैकल कर लेते हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप में बड़े सुपर्ब होते हैं, उनकी पीपल बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। सो जो पीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके वर्क प्लेस में बहुत मानी रखता है। अगर आपकी पीपल बॉन्डिंग वीक है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप ज़ाया कर देंगे। अवेल नहीं कर सकते। सो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आपने पीपल बॉन्डिंग की साइंस सीखनी है। तो ये भी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में, जैसे मैंने कहा था, मोटिवेशन थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है कि आपने दूसरों के इमोशंस को समझना है। अच्छा, ठीक है ना, यानी कि ये एक जरूरी पार्ट है कि हमें दूसरों के इमोशंस को समझना, हमने दूसरों के शू में जाना है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। अमूमन होता है कि हम कम्युनिकेशन में दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम एक्टिवली सुनते करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला क्या है उसको नहीं। अच्छा, जब सामने वाले के इमोशन, देखिए मैंने कहा कि इंसान इमोशनल मशीन है, जब तक आप दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप उसके माइंड फ्रेम में नहीं जा रहे, और जब तक आप दूसरे के माइंड फ्रेम में नहीं जा रहे, आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना रहे। और
जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी तो आपके पास ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। आप फिर हम कहेंगे मैं तो बड़ा काबिल हूँ, सारे काम भी अच्छे करता हूँ, लेकिन मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? नहीं, अब 58% आपकी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो इमोशंस की है। इसीलिए कहते हैं कि आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ईक्यू है, यानी आपका इमोशनल कोशेंट। ठीक है। और इमोशनल कोशेंट जिन लोगों का हाई होता है वो बिजनेस में भी ऊपर चले जाते हैं, वो जॉब में भी ऊपर चले जाते हैं, वो अपने करियर के अंदर ग्रो करते हैं। और जिनका इमोशनल कोशेंट लो होता है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ओपन नहीं करते, लोगों के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में नहीं आती। और वो कहते हैं कि मैं काबिल तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। अक्सर ये भी हम सुनते हैं ना कि कल का आया बच्चा या कल का आई बच्ची मुझसे आगे निकल गई है, ऐसी क्या मतलब, फिर हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए यूज करते हैं शॉर्टकट यूज क्या होगा? अच्छा, अब वो अगर उस बच्चे या बच्ची के आप मेंटल पैटर्न्स देखें ना, उसमें आपको इमोशनल ड्राइव नजर आती है। और जिसके अंदर इमोशनल ड्राइव होती है वो पर्सन बड़ी तेजी से ग्रो करता है। सो अब इसको समझने के लिए हमने सेल्फ अवेयरनेस के पार्ट पे काम करना है। अच्छा, तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो आपने तमाम इसकी स्टेजेस बताई हैं, क्या हमारे बच्चों को रूट लेवल यानी घर से या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसकी कोई तरबियत, एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती? देखिए, हम अगर अपने एनवायरनमेंट की इकोसिस्टम की बात करें तो हम इमोशंस पे बात ही नहीं करते। मैं जब भी इमोशंस के ऊपर कहीं बात करता हूँ तो अमूमन लोग जो है अनअवेयर होते हैं। क्या समझते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते? देखिए, वो समझते हैं कि इमोशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। वो इमोशन की साइंस के ऊपर काम नहीं करना चाहते। अवेयरनेस का लेवल देखें, स्टार्ट आपकी सेल्फ अवेयरनेस से। आप किसी के इमोशन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे। अब अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस के लेवल को ट्रिगर करने के लिए आपने देखना है कि कौन से इमोशंस की वजूहात की बिना पर मेरे ट्रिगर होते हैं, यानी उनके बटन्स क्या हैं। आपने लाइट ऑन ऑफ करनी है तो कोई बटन है, मोबाइल ऑन ऑफ करना है तो कोई बटन है, गाड़ी को भी आपको किसी बटन से स्टार्ट करना है, कोई की होगी। अब इमोशन का भी एक बटन होता है। ठीक है, आपके कौन से इमोशन कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, कहाँ पे ऑन हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये पहला फेज है, यानी कि ये होगा ये आप खुद को पहचान रहे हो, खुद को पहचान रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन है कि आप देखते हैं कि अच्छा मुझे गुस्सा कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, गुस्से वाले पॉइंट को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे गुस्सा आया था, यहाँ पे मेरा हॉट बटन या ट्रिगर पॉइंट क्या था। अच्छा, उसकी ये बात थी। अच्छा, उसकी ये बात थी। अब उसकी वो बात आपने परसीव इस तरह की, यानी वही थॉट आपकी बनी कि उस परसेप्शन की वजह से आपका एंगर इमोशन ट्रिगर हो गया। और एंगर इमोशन जैसे ट्रिगर हुआ, आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज होगी, आपका माइंडसेट चेंज हो गया और आप एक गुस्से के फ्रेम में आ गए। अब उस गुस्से के फ्रेम में जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, अब वो पॉजिटिव नहीं है। और अब जब वो पॉजिटिव नहीं है तो इट्स मीन कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप मौसर नहीं है, आप लोगों पर असर नहीं डाल रहे और लोग आपके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वो काम अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देता हूँ कि आप लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आपने खाना ऑर्डर किया और अचानक एक छोटा बच्चा रो पड़ता है जो आपके साथ है। अब आपके खाने का वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो फीलिंग है, वो सारी गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही है। अच्छा, अब वहाँ पे ऑप्शन है कि अगर कोई उस बच्चे को टेक ओवर कर ले और आप खाने को एंजॉय करें। अब आपको अच्छा महसूस हुआ। ठीक है। अब ये अच्छा महसूस क्यों हुआ कि आपके माइंड में वो रोने वाली थॉट पैटर्न नहीं आई, वो अनकंफर्टेबल थॉट्स नहीं आई, जिसकी वजह से आपके हैप्पी इमोशंस जो वो एक्टिव थे। आपने बड़े एंजॉय करके उस पिज़्ज़ा को जो भी आपने मंगवाया खाया। अब बहुत सारे लोगों ने पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही आपने उनको जो है ये भी एक्टिव कर दिया होगा कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है। अच्छा, ये भी यकीनन हमारे इमोशंस में है। एक और चीज़ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने नानी अम्मा से, दादी अम्मा से, अपने वालदा से, आप यकीनन आजकल भी हम सुनते हैं, पंजाबी में कहते हैं इक ना ते सौ सुख, यानी कि इनकार करना। ये भी हमारी इमोशंस का हिस्सा है कि बाज़ दफ़ा ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं या हमारी वो एक रूटीन ऐसी बन चुकी होती है कि हमसे ना नहीं होता, इनकार नहीं होता। तो ये ना कहना कब, क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, हाउ टू से नो ये आर्ट है, ये भी पूरी साइंस है और इसका भी ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है। अच्छा। हम जब इस साइंस को नहीं सीखते तो हम एकदम से ना कह देते हैं। अच्छा, ना कहने के लिए भी आपने एक रूल अप्लाई करना है। आपने जिसको ना कहनी है उसको अपनी प्रायोरिटीज बताएं, आप उसको रियलाइज करवाएं, उसके मेंटल फ्रेम को पहले आराम से चेंज करें। अब मेंटल फ्रेम को चेंज नहीं करते, इनकार नहीं करना। हाँ, अब एकदम से इनकार करते हैं। अब वो जो पर्सन है वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। ठीक है, उसकी ईगो एकदम से एक्टिव हो जाती है। वो कहता है अच्छा, इसने मुझे ना कह दिया, मुझे इनकार किया। ठीक है, अब उसका एक्सपेक्टेशन का लेवल ये था
तो पहले नंबर पे आप उसके एक्सपेक्टेशन के लेवल को थोड़ा स्लोली सा डाउन करें और ओके आप अपनी रियल सिचुएशन उसे समझाएं कि राइट नो मैं इस वक्त इस शू में हूँ और अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूंगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो बेहतर है कि आप प्रॉब्लम या यानी नो को आप एक टेक्निकल वे में डील करें और इमोशंस का ख्याल रखें, बिकॉज नो कहते हुए आपके इमोशन किसी सेकंड पर्सन के ट्रिगर हो सकते हैं। वो एंगर का इमोशन हो सकता है, वो ईगो एक्टिव हो सकती है, वो सैडनेस हो जाती है ना कि इसने मुझे इनकार किया, ये चीज हम में है। अच्छा, इसमें अब इमोशनल साइंस के अकॉर्डिंगली आपने किसी को ना कहना है तो आप पहले थोड़ा सा ग्राउंड तैयार करें। ओके, ठीक है ना, इसे हम सैंडविच रूल कहते हैं, यानी कि पहले आप बंद की एक साइड लगाएं, फिर जो टिक्की है ना वो नो है। ठीक है, अच्छा जो टिक्की उसमें लगाएंगे वो नो है, वो नो है। और उसके बाद फिर आपने बंद का वो स्लाइस या वो सैंडविच का स्लाइस लगाना है ताकि उसको रियलाइज ना हो, यानी कि उसको अच्छा फील करवाएं, फिर नो का पार्ट दें, फिर अच्छा फील सुबह आप डिफरेंट खानों की रेसिपी के साथ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन कि यकीनन इनकार की जब हम बात करते हैं, नो कहने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फ़ौरन इनकार कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इसके फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं, कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हम इनकार करते हैं तो कैसे करना चाहिए। बड़े खूबसूरत अंदाज़ में मेहताब साहब ने हमें बताया। मज़ीद भी हम जानते हैं कि अपने इमोशंस पे काम करने की हमें कितनी ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।